गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो हम आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर विंदा मैम की बुक से बता रहे हैं, जिसमें मैं आपको मधुमेह रोग जो था वो कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर रोग में आहार के बारे में बताऊंगी। उपचारात्मक आहार मैं आपको इस टाइम बता रही हूँ। उपचारात्मक आहार क्या होता है, कब दिया जाता है, उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसमें से मधुमेह भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज नंबर है कार्डियोवैस्कुलर रोग में आहार, डाइट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो देख लीजिए, हृदय से संबंधित, कार्डियक जिसे कहते हैं, हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसे ही कार्डियोवैस्कुलर रोग कहते हैं। हृदय रोग संपन्न, समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रों का मुख्य समस्यात्मक रोग है। ये रोग होता क्यों, हृदय रोग को क्यों कहा जा रहा है कि संपन्न मतलब समृद्ध रोग होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा, जब समृद्ध लोग कहने का मतलब ये कि आपके पास जब मतलब पैसा अधिक है तो आपकी शौक भी ज़्यादा है। कहते हैं ना समृद्ध है देश या पैसा ज़्यादा तो शौक भी ज़्यादा है। आपके आहार में भी उसकी मतलब उसकी झलक दिखती है, आपके खाने में भी दिखती है कि आप कैसा आहार ले रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बाज़ार की चीज़ें लेते हैं, घर में बनाना नहीं चाहते, मार्केट से ऑर्डर करते सामानें आती हैं, उसमें ज़्यादा तेल होता है, ज़्यादा वसा होती है। तो उसका क्या होता है, हमारी जो वेसल्स, जो नलियाँ होती हैं, जिसमें क्या होते हैं धमनियाँ और जो सिराएँ जिसे बोलते हैं, तो जो धमनियाँ होती हैं जिसमें रक्त फ्लो करता है, उसमें क्या होता है, ये जाके जम जाती हैं। ये जो नलियाँ ऐसे होती हैं तो उसमें क्या होता है, ये वसा क्या होती है, जाके जम जाती है। तो फिर जब ब्लड पास होता है, ब्लड मतलब उसमें बहाव करता है, गति करता है, तो क्या होता है उसको मतलब बहने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे ही करके फिर इसी कारणवश क्या होते हैं, अनेक बीमारियों का जन्म होता है। तो आगे आप कौन कौन सी बीमारियों, उसमें कौन कौन से आहार हैं, आपको इसके बारे में पता चलेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा एवं अन्य विकसित देशों में अधिकांश लोग हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित रहते हैं। हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अविकसित तथा विकासशील देशों में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या कम है। वास्तव में देखा जाए तो हृदय रोग संपन्न तथा धनाढ्य वर्गों का रोग है। हृदय रोग में क्योंकि क्या होता है, ये मेहनत कम करते हैं और कैलोरी ज़्यादा इनटेक करते हैं, उसमें भी जंक फूड, मार्केट की चीज़ें होता है ना, बनाना नहीं चाहते हैं, मतलब चीज़ें रेडीमेड मिल जाए। और एक एक मतलब जो बस मीडियम फैमिली का है या मिडिल क्लास के लोग हैं ऐसे, तो क्या हो गया, वो पैसा बचाने के लिए उतना रोज़ तेल तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते, वो सादा आहार लेते ये सब चीज़ें। तो इसलिए कहा है कि संपन्न और धनाढ्य वर्गों का रोग के अंतर्गत इसीलिए इसको रखा गया है। हृदय रोग में हृदय, गुर्दे तथा मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां, आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं तथा उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इन अंगों का पर्याप्त मात्रा में इन अंगों को रक्त नहीं पहुंच पाता। रक्त न पहुंचने से पर्याप्त मात्रा में O2 पोषक तत्व आदि नहीं पहुंच पाते, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और कह सकते हैं कि आप ब्लड के ही माध्यम से पोषक तत्व जो आप कार्बोज लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन लेते हैं वो अमीनो एसिड के फॉर्म में, वसा लेते हैं वो फैटी एसिड के फॉर्म में, ये क्या होता है, ये इसी फॉर्म में हमें हमारी ज़रूरतें, हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो वो चीज़ों में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इन अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। हृदय रोग के अंतर्गत मुख्यतः दो रोग आते हैं, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस आता है और दूसरा क्या आता है, उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी हृदय संबंधी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आर्टियोस्क्लेरोसिस, कंजक्टिव हृदय रोग। इसके अंतर्गत पेरिकार्डिटिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस आदि हो जाता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस एवं हृदय रोग। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। जो धमनियाँ होती, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, रक्त नलिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी आंतरिक दीवारों में क्या हो जाता है, एक मिनट रुकिए आप लोग। ये आपकी नसें हैं मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, नसें हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, इसका बहाव होता है। ठीक है,
एथेर का मतलब होता है ना एथ्लोक्रोसिस को अभी हम देखेंगे आपको कि दाल के समान क्या होता है, इस वेसल्स में क्या होता है, जमा हो जाता है। किसका, आप देखिए ना, वसा का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, क्या होता है, जमा हो जाता है। जब आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड के साथ ही मिले हुए, तो फिर ये धीरे जाते जाते क्या होगा, धीरे धीरे जमा हो, जहाँ ये हल्का सा जमा हुआ होता नहीं, जैसे आप नाली है, कहीं कोई पत्थर हो गया या कहीं कोई कचरा अटक गया, तो जब दूसरा गंदा या दूसरा पानी जब बहता है, उसमें अगर कुछ गंदा है तो आके वहीं पे अटक जाता है। धीरे धीरे अटकते अटकते क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के बहाव में दिक्कत होता है ना ऐसा। वही चीज़ होता है कि आपकी बॉडी में क्या होगा, जमाव अगर शुरू हुआ तो फिर उस पर जमाव का क्या होगा, परत बढ़ती जाएगी, परत बढ़ती जाएगी। आपकी वेसल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो नसें होती है जिसमें क्या होता है, आपके खूनों का बहाव होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके वसाएं जमने लगती। जहां आपका ब्लड आराम से फ्लो कर रहा था, अब वो क्या होगा, कहीं यहाँ जम गया, कहीं यहाँ जम गया, कहीं यहाँ जम गया, कहीं से जम गया, तो क्या होगा, ब्लड को पहुंचने में, बहाव में क्या होगा, दिक्कत हो रहा है ना, धीरे धीरे दिक्कत होगा। यही दिक्कत होना, उसी को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और आपको क्या होगा, हर्ट में क्या होगा, हर्ट में दिक्कत होगी, सीधे ब्लड नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी के अंगों में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा, जिससे आपको अनेक मतलब प्रॉब्लम्स होंगी। तो वही लिखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमा हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द एथेरोस्क्लेरोस से बना है। एथेर का अर्थ होता है दलिया जैसा, ठीक है, तथा स्क्लेरोस का अर्थ होता है कठोर, हार्ड हो जाना, मतलब दलिया जैसा हार्ड हो जाना, दाल के समान ये कहना चाह रहे हैं। उसी तरह क्या होना, जम जाना। और कहने का मतलब है कि आपकी वेसल्स में क्या होती है, वैसे ही हार्ड हो जाती हैं, जम जाती हैं। यहाँ पे देखिए इसको बांटा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेर प्लस स्क्लेरोसो। ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ग्रीक का शब्द है। एथेर का मतलब होता है दलिया, स्क्लेरोस का मतलब होता है कठोर, इसका मतलब दलिया जैसा कठोर। अब आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। जो ये प्रॉब्लम आती है, जो ये होता है हृदय में, जो ये रोग होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके कितने स्टेज होते हैं, तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम अवस्था, रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते। पहले क्या होता है, स्पॉट टाइप का जमता, पहले पूरा नहीं जमता। जैसे आपको मैं नाली का उदाहरण दी थी, नाली तुरंत आपकी जाम नहीं होती, पहले कोई थोड़ा सा कहीं कुछ अटक गया, फिर दूसरा बहाव, जब आप फिर कुछ डाले तो फिर जाके वहीं दूसरा कुछ अटक गया, फिर ऐसे अटकते ही और क्या होता है, फिर रुकावट होता है। तो वही चीज़, पहले धब्बा सा बनता है, ठीक है। धमनियों के आंतरिक सतह इंटीमा पर, धमनी की जो आंतरिक सतह होती है उसे क्या कहते हैं, इंटीमा, ठीक है, पर पीले रंग के ये वसायुक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं, कनेक्टिव टिश्यू में जम जाते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की दूसरी अवस्था में धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेसे जैसे बन जाते हैं। पहले तो क्या हुआ, ये पीले रंग के वसायुक्त पदार्थ जमे, ठीक है, उनके आंतरिक सतह पर, जिसे इंटीमा कहते हैं, धब्बे पड़े। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, ये महीन रेसे का रूप ले लिए। पहले कैसे हुआ, धब्बे से बने, दूसरे में महीन रेसे का रूप ले लिए। इनमें वसीय अम्ल, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जटिल कार्बोज, रेसे तथा रक्त उपस्थित रहते। पहले में क्या था, पहले में बस आपका क्या हुआ, पहले में आपका बस वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ऐसी चीज़ें, बस वसायुक्त धब्बे पड़े, ठीक है। और भी कहाँ, तो इंटीमा में जो आंतरिक सतह होती है, और पीले रंग का वसायुक्त जमा होने लगा। दूसरे में क्या हुआ, वो जो जमा हुआ वो महीन रेसा जैसा बन गया। और उसमें किन किन चीज़ों का जमा हुआ, तो वसीय अम्ल का, लिपोप्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, जटिल कार्बोज, रेसे तथा उक्त उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इनके कारण रक्त धमनियों का ल्यूमेन का मतलब वही पाइप, जो ये चीज़ मैं आपको बताई हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताई हूँ यही क्या है, ये ल्यूमेन है, ठीक है। तो क्या होता है, ल्यूमेन ही सकरा एवं पतला हो जाता है, जिसके कारण रक्त को बहने हेतु जगह कम मिल पाती है। परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था, एथेरोस्क्लेरोसिस की तीसरी अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि पदार्थ कुछ नरम तथा कोमल हो जाते हैं। धमनी में घाव हो जाता है। अब एक ही जगह बार बार, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे कोई चोट लगी है, अगर उस पर कोई बार बार कोई चीज़ बराबर आते जाते रहे, उस पर रगड़ होती रही, कहते ना कहीं चोट लग जाती, कहते वहाँ पे कपड़ा वहाँ से हटा दो या हल्का पहन या कपड़ा काट देते, क्यों, क्योंकि रगड़ ना हो, रगड़ होगी तो क्या घाव होगा। तो इन चीज़ों का क्या होता है, उस पर घाव बार बार जब उस पर वही चीज़ आएगी
जाएगी तो क्या होगा, रगड़ होगा, जिससे क्या होगा, घाव होगा, धमनियों में घाव हो जाते हैं। इसके कारण धमनियों की आकृतियां बिगड़ जाती है। घाव के निचले भाग में रेशेदार पदार्थों तथा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इन घावों में रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव के बाद जब रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तब वह कभी कभी धमनियों के बीच में आकर रुक जाता है तथा रक्त प्रवाह की क्रिया को बाधित कर देता है। इसका प्रतिकूल असर हृदय पर पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब बुरा असर किस पर पड़ता है, आपके हृदय पर पड़ता है। यदि रक्त का थक्का छोटा होता है तब रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है, परंतु यदि रक्त का थक्का बहुत बड़ा होता है तो रक्त धमनियां, जो आर्टरीज होती है, कि पूरे व्यास तक फैलकर नलिका, ल्यूमेन को ढक लेती हैं, तब रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप हृदय की गति रुक जाती है और आप क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में आकर अटक जाता है, यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है, तभी कहते हैं ब्रेन हैमरेज। यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में आकर अटक गया तो मस्तिष्क में रक्त नहीं मिल पाता। मस्तिष्क में रक्तस्राव होने से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप चीज समझ गए। अगला नंबर आता है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण अन्य कई रोग हो जाते हैं। पहले तो आपने क्या देखा कि आप ये जाने कि कार्डियोवैस्कुलर रोग के अंतर्गत को क्या है, कार्डियक, हृदय से संबंधित है। तो इसमें ये उन लोगों को होता है जहाँ के लोग ज़्यादा संपन्न हैं, जहाँ के लोगों की मतलब विकसित राष्ट्रों में, या जो आरामदायक लाइफ जीते हैं। ठीक है, वो भी धन से संबंध है कि वह तली भुनी चीज़ें, क्योंकि होती नहीं, जबान को एक के बाद एक अच्छी सी चीज़ें मिलती जाती है, खाने का मन करता है। आपने यहाँ तक जाना कि लोग होता है। फिर ये होता क्या है, तो दिया कि जो आपकी आर्टरीज होती है, धमनियाँ, ये ब्लड पहुँचाने का काम करती है। इसके रूप में विकार उत्पन्न होता है। इसमें विकार के कारण क्या होता है, रक्त में जो O2 है और पोषक तत्व तो आपके अंगों तक, जो महत्वपूर्ण अंग है, अंगों तक नहीं पहुँच पाते, जिससे आपको ये बीमारी होती है। और हृदय संबंधी रोगों में पहले मुख्य दो बांटा, एक एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा हार्ट अटैक, जिसे हार्ट ब्लॉक्ड, वही हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप। इसके अतिरिक्त भी कुछ हो गए, जैसे आर्टियोस्क्लेरोसिस, कंजक्टिव हृदय रोग, ठीक है, कोरोनरी थ्राम्बोसिस का मतलब होता है जमना, वही कोरोनरी में, फिर पेरिकार्डिटिक में, ये कुछ रोग होते हैं। उसके बाद आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया। इसको पहले दो भाग बटा, एक एथेर, दूसरा स्क्लेरोसिस। पहले तो ये ग्रीक शब्द है। एथेर का मतलब होता है दाल जैसा, और स्क्लेरोस का मतलब होता है कठोर, मतलब दाल जैसा कठोर। फिर आपने ये जाना कि कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, तो आपने जाना कि 3 अवस्थाओं से गुजरता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में क्या होता है, वसा के धब्बे पड़ते हैं। द्वितीय में क्या पड़ते हैं, रेशा का रूप लेता है, जिसमें अब तक तो वसा का जमाव से धब्बे पड़े, अब इसमें वसीयम, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, रफेज जिसे रेसे कहते हैं, कार्बोज, ये भी उपस्थित होते हैं। इससे क्या होती है, नली सक्रिय होती है और रक्त प्रवाह में बाधा होता है। अब तक बस बाधा हुआ। तीसरे स्टेज में क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, नरम और कोमल हो गए, धमनी को घाव पहुंचाए, धमनी की आकृति बिगड़ी, उसमें से रक्त निकला, फिर वो रक्त जमा, वो रक्त अगर छोटा जमा है तब तो बहाव होता रहेगा, रक्त बड़ा जम गया तो हृदय के पास क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बड़ा हो गया तो आपको ब्लड नहीं पहुंच पाता हृदय के पास तक। उसके बाद क्या होता है, आपके हृदय की गति रुक जाती है, फलस्वरूप आपकी मृत्यु हो जाती है। अगर कहा गया कि अगर ये मस्तिष्क में जाके ये क्लॉट हो जाता है तो भी आपकी मृत्यु आती है, हैमरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस के कई अन्य के कारण, किसके कारण, इसी जमाव के कारण, ये जो जमाव हुआ है, ब्लॉकेज जो हो रहा है, इसी के कारण कई अन्य रोग होते हैं, जिसमें एक है एंजीना पेक्टोरिस, हृदय अंतरोध, जिसे कोरोनरी ऑक्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा हृदय रोध गलन, कोरोनरी इन्फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हृदय रोग गलन, हृदय को देखो, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यहाँ पे है ना एक रोग, तो इसे देखिए हृदय में जो जमाव, रक्त का जमाव, हृदय कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है। वही देखिए कोरोनरी इन्फ्रैक्शन, कोरोनरी ऑक्यूलेशन। ठीक है, ये सब रोग है। एंजीना पेक्टोरिस, हृदय अंतरोध, हृदय गलन। धमनियाँ, आर्टरीज, लचीली रक्त नलिकाएं होती है। आपकी बॉडी लचीली है ना, कोई कठोर तो है नहीं, लचीली रक्त नलिकाएं होती है हड्डी को छोड़कर। ये रक्त को हृदय, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। आपको पता है कि धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, आपको ये पता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, कारण क्या है, उसमें ऑक्सीजन होता है, वो उसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, एक ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही धमनियां फैलती व सिकुड़ती हैं।
धमनियों, फैलना और सिकुड़ना, ठीक है। कैसे कहते हैं? फैलना। और सिस्टोलिक और डायलोस्टिक इसी को कहते हैं। जब सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, जब फैलती हैं तो रक्त भर जाता है, सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, रक्त निकल जाता है, ठीक है। ये प्रेशर होता है, इसी को सिस्टोलिक और डायलोस्टिक कहते हैं। ये इसके भी क्या होते हैं, वो बटा होता है, इसका भी एक रेट होता है। तो प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही धमनियाँ फैलती एवं सिकुड़ती हैं। धमनियों के फैलने सिकुड़ने से रक्त आगे की ओर बढ़ता है तथा रक्त परिसंचरण क्रिया को पूरा करता है। धमनियों को सिस्टोलिक डायलोस्टिक नहीं करती, ये हृदय पे होता है। ये यहाँ धमनियों की बात हो रही है। धमनियाँ ऐसे सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तो रक्त क्या होता है, आगे बढ़ता है, प्रेशर देने का काम करती हैं। धमनियों के फैलने सिकुड़ने से रक्त आगे की ओर बढ़ता है तथा रक्त परिसंचरण क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। परंतु धमनियों की आंतरिक दीवारों पर वसा, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड एवं अन्य पदार्थों के जम जाने से इनका लचीलापन, जो इनकी इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। उससे क्या समाप्त हो जाती है, इसकी कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं, तो इसका सिकुड़ना और इसका फैलना, उससे क्या होगा, रक्त आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसकी कोशिकाएं कठोर व दृढ़ हो जाती हैं, इन पर रेशेदार पदार्थों का जमाव हो जाता है, तो रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी धमनियों पर चोट लगने, दुर्घटना होने आदि के कारणों से अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव के बाद रक्त के थक्के बन जाते हैं जो धमनियों की दीवारों में चिपक जाते हैं तथा धमनियों की नलिकाओं, जिसे ल्यूमेन कहते हैं, उसको सकरा या तंग बना देते हैं, मतलब पतला बना देते हैं। अतः रक्त प्रवाह धीमी गति से होने लगता है। इस स्थिति को एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। रक्त प्रवाह का धीमी गति से होना ही क्या कहलाता है, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता। और किस कारण से, जब आपकी जो ये जब इस पे क्या होता है, धमनियाँ जो लचीली होती है, जब इस पे क्या होता है, वसा, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, अन्य पदार्थों का जमाव होने से इनमें जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है। रक्त उसमें क्या होता है, घाव हो जाता है। वो ल्यूमेन मतलब जो वो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज है, उसकी जो नलिका है उसमें क्या होता है, घाव हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है, फिर वो ब्लड थक्का बनता है, ठीक है। उससे क्या होता है, रक्त प्रवाह में गति धीमी होती है, रुक जाती है। इसी स्थिति क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, एम स्वामीनाथन के अनुसार एथेरोस्क्लेरोसिस के मुख्य कारण हैं। पहला क्या है, अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन। आपको जितनी ज़रूरत है, मतलब जितना कैलोरी एक सामान्य मतलब कार्य करने वाले, एक वेट के अकॉर्डिंग मध्यम कार्य करने वाले, अधिक कार्य करने वाले को जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, अगर उससे अधिक लेते हैं तब, अधिक संतृप्त वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन लेते हैं तब। संतृप्त का आपको पता होगा कि ये क्या होती हैं, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती हैं, मतलब इसके ऊपर या उससे कम क्या होती है, जम जाती हैं, जमी होती हैं, ठीक है। इनका रूप होता है सैचुरेटेड होती हैं। वो अगला है आरामदायक जीवन। आपकी अगर लाइफस्टाइल बहुत मतलब लग्जरी टाइप के, सैनिटरी लाइफ लिखा है, बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, कठिन वर्क नहीं कर रहे, तो कैलोरी बर्न नहीं हो रही, कैलोरी मतलब ख़त्म हो रही, जितना आप ले रहे हैं उतना आपकी कैलोरी का फिर ह्रास नहीं हो रहा है, तो क्या होगी, वो बॉडी में क्या होगी, ये पहले आपके लीवर में, फिर क्या होगी, आपकी मांसपेशियों में ये इकट्ठा होंगे, धीरे धीरे आपकी धमनियाँ वगैरह ब्लॉक होंगी। मानसिक तनाव एवं चिंता के कारण भी ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के संभावित कारण, ये तो क्या हो गया, ये मुख्य कारण है। ये संभावित कारण, पॉसिबल एटोलॉजिकल फैक्टर, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हृदय रोग वंशानुगत रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यदि माता पिता दोनों ही इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उनके बालकों में हृदय रोग होने की प्रबल संभावना होती है। यदि माता पिता दोनों में से कोई एक भी इस रोग के शिकार है तो उनके बालकों में 40% तक हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी वंशानुगत रोग है। रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। वैज्ञानिक शोधों एवं अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि AB रक्त वर्ग के लोगों में हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है। आयु, एज। हृदय रोग मुख्यतः 40 वर्ष के बाद शुरू होता है, परंतु वंशानुगत कारणों से कम आयु के बालकों में, किशोरों में भी यह रोग हो सकता है। और इस टाइम तो हृदय रोग को आप जान ही रहे कि करंट टाइम में कह सकते हैं एक ज्वलंत उदाहरण है कि नए नए लोगों, नई नई सेलिब्रिटीज़, आपने देखा सिद्धार्थ शुक्ला, फिर वो एक आज तक के जो एंकर थे उनकी, मतलब बहुत ही लोगों की क्या होता है, हार्ट अटैक से ही मृत्यु हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है इनकी लाइफस्टाइल, ठीक है। पर वो तो क्या, वो लोग तो मतलब जिम में हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर भी वही कहा गया कि मतलब ये चीज़ें अब हो रही हैं।
आहार एथेरोस्क्लेरोसिस तथा उच्च रक्तचाप को विकसित करने में आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आहार में यदि अधिक मात्रा में वसा, विशेषकर घी, मक्खन, डालडा आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वसा फैट विकसित एवं संपन्न राष्ट्रों के लोग आहार में कुल अपने दैनिक आवश्यकता में जितनी कैलोरी लेना है उसे 45% भाग वसा से प्राप्त करते हैं। वसा भी विशेषकर प्राणिज भोज्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, अंडा, घी, मक्खन आदि से प्राप्त करते हैं। इन भोज्य पदार्थों में संतृप्त वसी अम्ल की प्रचुरता एवं आवश्यक वसी अम्लों फैट एंड लो इसेंशियल फैटी एसिड की काफ़ी कमी होती है। इनके सेवन से रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, परंतु इसके ठीक विपरीत वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त तेल, वसा में असंतृप्त वसी अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा आवश्यक वसी अम्ल इसेंशियल फैटी एसिड EFA की अधिकता होती है। ये भोज्य पदार्थ रक्त सीरम में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटा देते हैं, परंतु खजूर के तेल तथा नारियल के तेल में कम आवश्यक वसी अम्ल होते हैं जो रक्त सीरम ब्लड सीरम में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। ये देखो अपवाद है। वनस्पति तेलों में खजूर का तेल और नारियल का तेल क्या होता है, ये कम आवश्यक, इसमें जो इसेंशियल ऑयल होता है ये कम होता है, मतलब आवश्यक वसी अम्ल इसमें कम होता है। लो EFA होता है जो रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाते क्योंकि जम जाते हैं। ठीक है। आर्यन तथा साथियों ने 1959 में अपने शोधों से यह ज्ञात किया कि वे वसी पदार्थ जिसमें 28% पॉली असंतृप्त वसी अम्ल पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड PFA 20 से 22 कार्बन अणु तथा 5 से 6 द्विबंध पाए जाते हैं, वे प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगला नंबर है लाइपोप्रोटीन। शरीर में वसा का परिवहन लाइपोप्रोटीन द्वारा होता है। शरीर में वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, तो लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है। लाइपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड होता है। लाइपोप्रोटीन में क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल प्लस फास्फोलिपिड। अतः इनकी अधिकता भी हृदय रोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोलेस्ट्रॉल प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इनके सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। अगला नंबर 8 कार्बोहाइड्रेट। जब व्यक्ति अधिक कार्बोज युक्त भोजन को ग्रहण करता है तब कार्बोज शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जाकर जमा हो जाता है, परंतु यकृत में ग्लाइकोजन संग्रह करने की भी एक सीमित क्षमता होती है। इसके बाद भी यदि ग्लूकोज बचा रह जाता है तब वह वसा के रूप में वसी ऊतकों में जमकर संग्रहित होने लगता है। आहार में सुक्रोज की उपस्थिति हृदय रोग उत्पन्न करता है। आहार में अगर सुक्रोज की उपस्थिति ज़्यादा है, मतलब सुक्रोज जो चीनी आप लेते हैं, शुगर, ठीक है, अगर इसकी उपस्थिति ज़्यादा है तो भी क्या करेगा, आपको हृदय रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि सुक्रोज से अधिक वसा का निर्माण होता है। सुक्रोज से क्या होता है, अधिक वसा का निर्माण होता है। यह सुक्रोज रक्त प्लाज्मा में लिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यद्यपि कुछ अनुसंधानकर्ता इस बात से सहमत नहीं है। आज बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। कल मैं इसको समझा दूंगी एक बार, फिर आगे बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।